ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस कि टेंस क्या है, टेंस कितने होते हैं और टेंस का यूज कैसे कैसे होता है और इनके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इन सब चीजों को आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस होते कितने हैं। तो एक बार के लिए आप याद रखिए कि हमें 3 टेंस पढ़ने हैं। पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इनके और कौन कौन से सब पार्ट्स हैं, इनमें कौन कौन सी वर्ब्स लगेगी, वो भी हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज टेंस के ऊपर अपना ये फर्स्ट वीडियो शुरू हो रहा है। हम टेंस को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और बिल्कुल डिटेल से एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इससे पहले मैं थोड़ी सी हल्की सी एक चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हमें बार बार टेंस में ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये 2 शब्द आपके सामने बार बार आएंगे। तो पहले हम हल्का सा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि ये होते क्या है, क्योंकि इन पर अपने बाद में एक डिटेल स्टडी करेंगे तो इनका एक डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जो मेन वर्ब से पहले आती है, यानी जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल लिखूंगा, आप समझ जाना। आई एम ए डॉक्टर, सेकेंड आई एम प्लेइंग। इन 2 सेंटेंसेस को देखिए। ये क्या है कि ये जो एम है ये प्ले, PLAY आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। प्लेइंग में प्ले मेन वर्ब है। इसका मतलब ये जो है वो वर्ब है, ये कौन सी है? मेन वर्ब। यानी प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गोन, इस टाइप से जो आप 3 फॉर्म की जो हम वर्ब्स पढ़ते हैं वो सब की सब क्या है? हमारी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से पहले अगर अपने को कोई हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्यों इनके नाम हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। ये टोटल 24 होती है, जिसमें 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, जिनको आप इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब, और 13 इसमें होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। चलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन यहां सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि आई एम ए डॉक्टर, इसमें जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस एम के बाद हमें कोई मेन वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस एम के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्लेइंग। इसका मतलब ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले है तो वो मानी जाएगी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उससे पहले नहीं है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं मानी जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जिनको बोलते हैं, जो आपके सामने बार बार आएगी, वो कौन कौन सी है उनको अपने थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होगी? देखिए इसको हम 3 तरीके से लिखते हैं, बी, डू, हैव। बी में कौन सी रहेगी? इज, एम, आर, वॉज और वर। डू में कौन सी रहेगी? डू, डज और डिड। हैव में कौन सी रहेगी? हैज, हैव और हैड। इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी, हैज, हैव, हैड के साथ। डू, डज, डिड के साथ हमेशा क्या लगता है? वी फर्स्ट लगेगी, ठीक है। और इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हमेशा क्या लगेगा? वी फर्स्ट, ING वर्ब। क्लियर है बात? ये 11 है। ये टोटल कितनी है? 11 है। ये 11 है, ये कहलाती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, है ना। ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां आप ये मान लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि यदि इनका यूज इस तरीके से हो, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब कब होगी? जब इसके साथ आपको क्या दिखाई दे जाए? मेन वर्ब। यदि इनमें से कोई भी वर्ब है वो इस तरीके से फ्री स्टेट में किसी सेंटेंस में आती है, यानी इसके साथ मेन वर्ब अगर नहीं होगी तो ये खुद मेन वर्ब मानी जाएगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, अब अपन टेंस पर चलते हैं।
लेकिन उससे पहले हम हल्की सी चर्चा करेंगे टाइम और टेंस पर, क्योंकि अक्सर हमारे मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि ये टाइम और टेंस होता क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये चीज़ क्या है। क्योंकि हमें अक्सर जो टॉपिक है टेंस का, उसकी जो हेडिंग है वो प्राय टाइम एंड टेंस के रूप में लिखी हुई मिलती है। तो ये क्या चीज़ है, एक सेंटेंस के जरिए हम इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया कि एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं कि द मैच स्टार्ट्स एट 9 PM टुमारो। ठीक है, वर्ब क्या है, कैसे है, हम टेंस में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर एक एग्जांपल एक बार पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सेंटेंस क्या है कि द मैच स्टार्ट्स एट 9 PM टुमारो। टुमारो आया है इसमें, लेकिन फिक्स टाइम आया है। क्यों आया है ये हम टेंस में पढ़ेंगे कि जैसे ही हमें फ्यूचर में अगर कोई भी एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन उसकी अगर हमारे पास फिक्स टाइम या फिक्स डेट है, तो उसके साथ वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल की लगती है। ये सब हम पढ़ेंगे उसमें, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि टाइम और टेंस में फर्क क्या है। अगर अब इस सेंटेंस को अपन देखें तो इसमें जो वर्ब लगी है ना स्टार्ट्स, ये हमारे पास जो वर्ब है वो है वी फर्स्ट, लेकिन इसके अंदर टुमारो है और टुमारो हमें पता है किसको शो करता है, फ्यूचर को। किसको शो करता है, फ्यूचर को। लेकिन वी फर्स्ट किसको शो कर रही है, प्रेजेंट को। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस के अंदर जो टेंस है, इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। लेकिन इस सेंटेंस में जो टाइम है वो कौन सा है, फ्यूचर है। क्या सीखा हमने, ये देखा इसमें कि एक सेंटेंस का टाइम और टेंस दोनों एक जैसा भी हो सकता है और टाइम और टेंस दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। किस केस में ये टाइम और टेंस अलग होते हैं, ये सब हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं टेंस को डिटेल से, वन बाय वन करके अपने डिटेल से टेंसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस में पढ़ते हैं आज नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर आप इसे बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसकी क्या खास बात होगी, इसमें जो वर्ब रहेगी वो कौन सी होगी, वी फर्स्ट होगी। ठीक है, और वी फर्स्ट के साथ एस या ई एस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी, डू या डज। इनका हम यूज कहाँ करेंगे, या तो नोट लगाएंगे तब, और या कब करेंगे, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब। जब हम इसके साथ नोट लगाएंगे तो इसका मतलब यदि हम नोट लगाएंगे तो इसके साथ हमें आगे क्या लिखनी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे हम इसका यूज जहां भी करेंगे, है ना, दो ही केस में इसका यूज करेंगे, डू डज का प्रेजेंट सिंपल में। या तो हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव का मतलब जिसमें हम क्या लगाएंगे, नोट, या किसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इसका मतलब हम जो वाक्य बनाएंगे वो कैसा होगा, प्रश्नवाचक। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, या ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम डू और डज का यूज करेंगे तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है ना। इस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि डू डज के साथ जब भी वी फर्स्ट लग जाती है तो इसका मतलब उस वी फर्स्ट में कभी भी एस या ई एस ING नहीं लग सकता, डू डज के साथ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, या उसके साथ एस या ईएस जुड़ जाता है, या किसी सेंटेंस में डू और डज लगे हुए हैं, तो इसका मतलब वो सेंटेंस कौन से टेंस का माना जाएगा, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। अब इसके कुछ दो चार एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों है, क्या है। मान लिया कि मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब इसका मतलब वह क्रिकेट खेलता है, क्लियर है बात। कोई भी सेंटेंस है, अगर आप उसका, हम सबको पता है कि एक सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है ना। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल बना दूं तो मतलब यू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब ये दो एग्जाम्पल है। यहाँ हमें क्या पता चला कि यू हमारा सब्जेक्ट है यहाँ, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही। इसका मतलब यदि यू के साथ हमें वर्ब लगानी है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो वो क्या लगेगी, वी फर्स्ट लगेगी। लेकिन ही के साथ जो वर्ब लगा रहे हैं हम, वो देखिए क्या है, वी फर्स्ट, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने, एस। इसका मतलब क्या हुआ
कि इस टेंस में या वी फर्स्ट लगती है या उसके साथ एस या ईएस जुड़ता है। तो ही के साथ हमने प्लेज लिखा है। इसका मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम वी फर्स्ट लगाएंगे तो उसके साथ एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है और ये सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग सकती है। अब यदि अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना हो तो उसमें हमें एस और ईएस जोड़ना पड़ता है। हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पार्ट फर्स्ट नाम से एक वीडियो है जो कंप्लीटली इसी चीज पर बनाया गया है कि क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है और कब इनकी जो वर्ब है वो सिंगुलर और प्लूरल बनती है, कहां एस जुड़ेगा, कहां ईएस जुड़ेगा, ये सब हमने उस वीडियो में डिटेल से चर्चा की हुई है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपकी ये चीज क्लियर हो जाए कि वर्ब में हम कहां एस जोड़ रहे हैं और कहां ईएस जोड़ रहे हैं। वीडियो में ऊपर सजेशन में एक पट्टी आई है आपके सामने, है ना, उस पर क्लिक करके भी आप इस चीज को अभी पहले समझ सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंस है इनके नेगेटिव बना दूं, क्योंकि ये तो है पॉजिटिव जिनको आप बोलते हैं अफर्मेटिव। अब अगर कोई कहता है कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, और अगर अपने को इसको ऐसे बनाना हो कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ ही प्लेज नॉट क्रिकेट लिख देंगे, नहीं। अब हमें क्या करना होगा, इसका नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। मेरी बात को समझिए। अब हमने देखा कि जो हमारी वर्ब थी वो कौन सी थी, प्लेज थी। हालांकि इसमें एस लगा था, है ना। इसमें एस क्यों लगा था? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही था, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। लेकिन इसका नेगेटिव जब हमने बनाया तो हमने बनाया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमने जो हेल्पिंग वर्ब उठाई इसके साथ वो कौन सी थी, डज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे साथ पास में हेल्पिंग वर्ब थी एक डू और एक डज इस टेंस में, तो हमने डज का यूज किसके साथ किया, ही के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ही के साथ जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा था, वो एस या ईएस है वो हमने यहाँ एक तरीके से डज के रूप में लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस प्ले के साथ अब हम इस एस को, यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम इस प्लेज का एस यहां नहीं लिख सकते। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहां यदि आपने डू या डज लिख दिया तो उसके बाद हमें यहां सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चलिए इसका और नेगेटिव बनाते हैं कि यू प्ले क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था, यू, लेकिन यू के साथ डू या डज में से क्या लगेगा, डू लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यू डू। अब लगाएंगे नॉट, फिर प्ले क्रिकेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब जुड़ेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ये आप उस वीडियो से पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए अब आपको ये बात कंफर्म या आपका जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैंने यहाँ वी फर्स्ट के साथ एस या एस लिखा है और कहां हम डू लगाएंगे और कहां हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका हम यूज कहां कहां करते हैं, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो कहां यूज होता है। देखिए सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो सबसे पहली बात तो यूज कहां होगा, रेगुलर एक्टिविटीज में। किसमें, रेगुलर एक्टिविटीज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हैबिचुअल एक्शन। यानी कोई भी सेंटेंस अगर हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है या रेगुलर एक्टिविटीज को बता रहा है तो ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती है। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। वो अलग बात है कि सब्जेक्ट के साथ वो कभी एस लेती है या कभी ईएस लेती है। चलिए इसका पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर उसके बारे में लिखते हैं। कि मान लिया कि एक एग्जाम्पल है कि ही टू स्कूल एवरी डे, है ना। हमारे पास चार ऑप्शन है, ए गो, बी गोज, सी गॉन और डी वेंट। ठीक है, क्या है सबसे पहले क्या है,
गो। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, है ना, मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को समझिए पहले कि ही टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे का मतलब प्रतिदिन, कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या शो करेगा सेंटेंस, रेगुलर एक्टिविटी को, है ना। मान लिया कि आप अगर प्रतिदिन स्कूल जाते हैं तो ही आप कहेंगे कि मैं रोज स्कूल जाता हूं। अगर कोई व्यक्ति हर संडे को मंदिर जा रहा है ना, हर संडे को जो मंदिर जाता है तो वो ये कहेगा कि मैं हर संडे को मंदिर जाता हूं। तो इसका मतलब रेगुलरिटी होगी, है ना। आप सुबह जल्दी उठते हैं, मान लिया कि आप सुबह जल्दी उठते हैं 5 बजे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप महीने में 2 दिन 5 बजे उठ गए सुबह, तो आप ऐसे बोल दोगे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। नहीं बोलोगे। कब बोलोगे, जब आप महीने में लगभग 25 दिन 5 बजे उठोगे, तब आप ऐसे कहोगे कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। इसका मतलब अब आपका वो काम हो गया हैबिचुअल एक्शन में। अब कोई कहता है कि मैं चाय पीता हूं, है ना, कोई कहता है मैं तो चाय नहीं पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं। इसका मतलब क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दिन कहीं 1 कप चाय का पी लिया और आप ये बोल देंगे कि मैं चाय पीता हूं। नहीं, आप अगर चाय को रेगुलर पीते हैं तो ही आप कहेंगे कि मैं चाय पीता हूं। ठीक है, तो अब क्या है देखिए कि ही टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे, एवरी यानी अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो रेगुलरिटी को शो करता है। ये हम कुछ वर्ड्स है जो एडवर्बियल्स है उनको अभी हम लिख लेंगे। यहां आपके मन में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कौन सा है कि ही टू स्कूल एवरी डे, यदि मैं इसमें वो फिल कर दूं गोज, कौन सी वर्ब फिल कर दूं, गोज। लेकिन आप देखिए ये बन गया क्या कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। लेकिन होने को तो ये ऐसे भी हो सकता था कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता था। तो यहां क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी और हैबिचुअल एक्शन के जो सेंटेंस होंगे ना, वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों के अंदर आएंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक वाक्य में, यानी जब तक सेंटेंस में हमें कहीं से भी ये पता नहीं चले कि वो सेंटेंस पास्ट को बता रहा है, तब तक हम उसमें पास्ट टेंस फिल नहीं करेंगे। इसलिए ये जो वेंट है वो नहीं आ सकता इस सेंटेंस में, क्योंकि वेंट अपने आप में सेकंड फॉर्म है। जब तक सेंटेंस में कहीं से पास्ट शो नहीं होगा तब तक हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे ऐसे सेंटेंस में जिसमें एवरी लगा हुआ है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वेंट है वो अपने आप में सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में लगती है। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस को। ये गोन है ना, गोन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि गोन है वो क्या है, अब देखिए यहां पर देखिए आप, गो वेंट गोन, है ना। इसका मतलब गो वी फर्स्ट है, वेंट वी सेकंड है और गोन है वो वी 3 है। इसका मतलब यदि मैं गोन यहां लिखूं तो क्या बनेगा, ही गोन। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कभी नहीं लगेगी। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के जस्ट पास में सीधी डायरेक्ट नहीं लग सकती है। इससे पहले आपको कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह, जैसे हैज है प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी हैज गोन हो सकता है, हैव गोन, हैड गोन, इस टाइप से ही हैज गोन, ही हैड गोन, इस टाइप से सेंटेंस में आ सकती है। काफी बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर जैसे मान लिया कि एक सेंटेंस है कि आई प्लेड क्रिकेट, है ना, आई प्लेड क्रिकेट। अब इसमें देखिए कि आई प्लेड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों पूछते हैं ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आप देखिए प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है और प्लेड ही थर्ड फॉर्म है, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे अब आई के बिल्कुल साथ में आ गया ना प्लेड, तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म है वो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कभी नहीं आएगी। तो ठीक है, अब अपने देखते हैं कि रेगुलर एक्टिविटी और हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस है वो कैसे होंगे और कौन से वो एडवर्बियल्स है जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले कुछ एडवर्बियल्स है ना। इन एडवर्बियल्स को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है कि यदि सेंटेंस में आपको, है ना, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ऑफन, एवरी, अब एवरी में चाहे एवरी डे है,
चाहे एवरी ईयर है और चाहे एवरी मंथ है, मतलब कुछ भी आ जाए एवरी के साथ, क्लियर है ना। या ऑन संडेज, यानी ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इस टाइप से, है ना। ये जो वर्ड्स है ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं रेगुलरिटी को, ऑलवेज, है ना। इनको लिख लीजिए। इनमें से यदि कोई भी वर्ड, है ना, किसी भी सेंटेंस में आ जाता है तो हम ये समझेंगे कि हम उसमें जो टेंस फिल करेंगे वो कौन सा करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पहले एक एग्जांपल को ध्यान से देखते हैं। एग्जांपल क्या है, देखिए, ही ऑफन लेट, he usually tea every morning in his young days, है ना। यहां तक सेंटेंस है। इस बात को देखिए, पहले हम इन दो सेंटेंस को देखते हैं, है ना, कि ये सेंटेंस क्या है, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं। कि सेंटेंस है ही ऑफन और ये है लेट, और हमारे पास वर्ब है कम और कम्स, और एक और हमारे पास वर्ब है वो है केम, है ना, CAME। केम है ये कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और कम है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब सबसे पहले हमने देखा कि क्या इनमें से कोई ऐसा वर्ड है क्या जो इस सेंटेंस में है। कौन सा है, ऑफन, हमें क्या दिखाई दिया यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब वो सेंटेंस किसको शो करेगा, हैबिचुअल एक्शन या रेगुलरिटी को, और हम उसमें वर्ब भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें SEIS भी लगाएंगे। अब हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट है वो है ही, और ये हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि ही है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब अब इसके साथ जो वर्ब लगेगी ना वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो अब हमने इनमें से देखा तो कम, कम्स और केम, इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी थी, कम्स थी, तो हमने क्या फिल कर दिया, कम्स। मेरी बात को समझे। अब यही जो एडवर्बियल है यही सेम टू सेम प्रेजेंट सिंपल के साथ साथ पास्ट सिंपल में भी है। मेरी बात को समझ रहे हो। इसलिए ये बिल्कुल नहीं है कि आप आंख बंद करके और ऑफन को देखते ही क्या लगा देंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर आप बोलते हो जिनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते। हम उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि आदत है वो किसी की हो सकता है कि पहले होती थी लेकिन अब उसने छोड़ दी, है ना। या कोई काम है रेगुलरली वो पहले करता था लेकिन उसने अब उस काम को छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदत है वो पास्ट की बन गई। तो जब आदत अगर पास्ट की बन जाएगी तो अब आदत को शो करेंगे, अगर कोई भी वर्ड्स है जो रेगुलरिटी को शो करेंगे तो वो होंगे तो यही वर्ड्स। अब अगर कोई कह दे कि ये तो आदत है वो पास्ट बन गई, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, इस एग्जांपल को देखिए कि ही यूजुअली टी एवरी मॉर्निंग इन हिज यंग डेज। अब इस सेंटेंस में हमें क्या दिखाई दिया, यूजुअली, क्योंकि यूजुअली हम यहां ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हमने देखा कि इसमें आ गया यूजुअली। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप यूजुअली को देखते ही और ये समझ जाएं कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हम तो फिल कर देते हैं, नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, देखिए इसको देखते हैं अपने। ही यूजुअली टेक टी एवरी मॉर्निंग इन हिज यंग डेज। अब ये क्या कह रहा है कि वो अपने यंग डेज में, यानी जब वो यंग हुआ करता था उस समय में वो अक्सर सुबह, रोज सुबह चाय पिया करता था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यंग डेज में ये काम करता था लेकिन अब नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस में हमारी जो वर्ब रहेगी ना वो प्रेजेंट सिंपल की ना रह के पास्ट सिंपल की रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इस सेंटेंस में भले यूजुअली आया है लेकिन हमें ये सेंटेंस है वो इस यंग डेज से पता चल रहा है कि यहाँ जो सेंटेंस है वो बात कर रहा है पास्ट की। अब मान लिया कि यहाँ इस सेंटेंस के लिए हमारे पास दो वर्ब है, एक है टेक और एक है टेक्स और एक है टुक।
तो अगर आप बताइए कि इसमें से क्या आना चाहिए। अब जो वर्ब रहेगी इसमें वो रहेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि टुक। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ऐसे तो हम उलझ जाएंगे, है ना, कि यही उसमें यही इसमें, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ध्यान रखना है कि ये जो एडवर्बियल है ना, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी है और ये पास्ट सिंपल टेंस में भी है। लेकिन हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जब तक वाक्य में कहीं से भी हमें यह शो नहीं होगा कि यहां पास्ट की बात हो रही है, तब तक हम उस वाक्य में पास्ट टेंस नहीं भरेंगे। ये ध्यान रखना है। जैसे ही हमें ये लगेगा कि अब इस सेंटेंस में पास्ट टेंस शो हो रहा है, तभी हम उसमें पास्ट टेंस भरेंगे। अदरवाइज ये वर्ड्स आपको जहां भी दिख जाए वहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेके चलेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का यूज और कहां कहां होता है। एक यूज हमने पढ़ लिया रेगुलर एक्टिविटी में, अब देखिए सेकंड कहां होगा, है ना। क्या बता रहा है ये कह रहा है कि या तो हो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हो कोई फैक्ट, है ना। अब वो चाहे साइंस के फैक्ट हो चाहे मैथ के फैक्ट हो, फैक्ट होने चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। ये दो चीजें क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ से ये मतलब है कि कोई ऐसी बात हो जो सब पर लागू हो। एक और अगर अपने साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो मान लिया अगर अपने बोल दें कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी है उसको उबलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस में आते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट वाले सेंटेंस माने जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उसमें जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब लगेगी, है ना। तो इनके कुछ एग्जांपल है वो करके देखते हैं कि क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है और क्या फैक्ट है। चलिए ठीक है, अब हम इन तीन एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना। क्या है फर्स्ट, क्या सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है कि द अर्थ राउंड द सन। अब हमारी जो वर्ब है वो कौन सी है? मूव, है ना। हम इस बात को सीख चुके हैं कि हमारी यहाँ वर्ब क्या लगी थी? मूव्स लगी थी, ठीक है। इसको देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए कि डेथ टू एवरीवन सूनर और लेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि डेथ एवरीवन, सूनर जल्दी, लेट डेथ, इसका मतलब क्या है कि चाहे जल्दी या लेट, है ना। लेकिन मौत है वो क्या है? निश्चित सत्य है। इसका मतलब डेथ है वो सबके पास एक बार आएगी। अब हमारी जो वर्ब रही वो क्या रही थी? डेथ के साथ, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या लगा? कम्स। समझ गए मेरी बात को? द सन इन द ईस्ट, ईस्ट पूर्व, सन सूरज। इसका मतलब क्या बना सेंटेंस कि सूरज पूर्व में उगता है। अपने को एक आइडिया लेना है सेंटेंस से। अब जैसे ही आप इसका एक मीनिंग बना लेंगे कि सूरज पूर्व में राइज होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहां जो बात हो रही है ना ये हो रही है कि सूरज पूर्व में उगता है। तो हम समझ जाएंगे कि अब जो है ये सेंटेंस बन गया क्या? जनरल ट्रुथ का। इसका मतलब अब जो वर्ब है ना वो रहेगी प्रेजेंट सिंपल की। अब द सन है, सिंगुलर है क्योंकि सन एक है, इसका मतलब राइजेस। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज और कहां होता है। नेक्स्ट अगला है, क्या है नंबर 4 कि यदि वाक्य हेयर एंड देयर वाला है। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस में क्या है? हेयर एंड देयर है। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया कि हेयर सी और देयर सी, हमारे पास वर्ब है गो। ध्यान ये रखना है कि जब सेंटेंस में आपको ऐसे हेयर और देयर मिल जाए ना, तब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब लगेगी इस हेयर के अलावा। अब एग्जामिनर क्या करता है? वो क्या करेगा? देयर के साथ सी को लिख देगा और यहां वर्ब फिल करवा लेगा। और क्या करेगा? कंफ्यूज करने के लिए यहां तो ब्लैंक दे देगा और उसके बाद में सी लिख देगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो रियल सब्जेक्ट है कौन सा है? सी है, ठीक है, ना कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हेयर और देयर ये नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? सी। यानी जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस सी के अकॉर्डिंग आएगी। तो सी के साथ यदि अपने को गो लगाना हो तो
क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका मतलब बन जाएगा गोज, तो हमारी वर्ब क्या रहेगी, गोज। तो यहां भी हमारी वर्ब क्या रहेगी, गोज। तो एक इस बात का ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस हेयर और देयर वाला हो तो हमारी वर्ब इस तरीके से लगेगी। चलिए ठीक है, देखते हैं और इसका यूज कहां होता है। नेक्स्ट अगला नंबर 5 कि इसका यूज और कहां होता है। इसका यूज और कहां होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो या तो ऑर्डर देते हैं, या कमांड देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, या क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। और भी इनके कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने ग्रामर कवर करते जाएंगे आपको सब समझ आता जाएगा कि कौन सी चीज है वो क्या है। एक बार के लिए इतना समझ लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस है वो क्या देते हैं, ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट देते हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। यानी अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या माना जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। तो यहां मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अगर कोई ऐसे लिखते गो, है ना, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, और सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। क्यों है, क्योंकि एक सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस का सबसे मैंडेटरी पार्ट होता है वर्ब। यानी एक सेंटेंस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, वर्ब। यानी एक वर्ब सेंटेंस बना सकती है, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। यानी एक अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर मैं लिख दूं तो वो अपने आप में एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और जैसे ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख के छोड़ देते हैं अकेला, तो इसका मतलब ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड इस टाइप से कोई ना कोई एक काम करती है। जैसे अब मान लीजिए ये कैसे एक सेंटेंस है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे क्लासरूम में मान लिया कि आपको पानी पीने जाना है, आपने अपने टीचर से परमिशन ली, है ना, कि सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो आपके टीचर ने सिंपली बोल दिया गो। तो अब ये गो है, इसका मतलब टीचर का मतलब क्या हुआ, यू मे गो या यू गो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंपेरेटिव सेंटेंस है वो लिखे किस में जाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन इनका जो सब्जेक्ट है ना वो यू है। इनका सब्जेक्ट क्या है, यू है, जो ओमिट किया हुआ रहता है, जिसको लिखते नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड रहता है। आपसे कोई पूछ ले कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं पड़ी है सिंपल अकेली, तो वो कौन सा सेंटेंस, तो वो माना जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन अब इंपेरेटिव है, उसका सब्जेक्ट कौन होगा, तो उसका सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन यू को लिखते नहीं है। ऐसे सेंटेंस में यू अंडरस्टूड रहता है, यू को लिखा नहीं जाता है। क्लियर है। अब इसका एग्जाम से क्या कनेक्शन है, देखिए एग्जामिनर क्या करते हैं, सेंटेंस बना देते हैं ऐसे, प्लीज, समझ आएगी बात, मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है ना बात। अब आप बताइए कि यहां आपकी वर्ब है गिव, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है, प्लीज मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब ये सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट कहां है, आप कहां बताएंगे सब्जेक्ट, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको। इसका मतलब ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां जो वर्ब आएगी वो कौन सी होगी, गिव। ये प्लीज किस लिए यूज किया है, तो इसका मतलब प्लीज है, काइंडली, ये दो वर्ड्स को याद रख लो। ये अगर कोई सेंटेंस में आपको ऐसे सेंटेंस के शुरुआत में, बीच में कहीं दिख जाए ना, तो समझ लीजिए कि वो रिक्वेस्ट है। और यदि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, है ना, सेंटेंस की बिगिनिंग में आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट नहीं है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब यहां जो वर्ब फिल होगी ना, तो वो जो फर्स्ट फॉर्म है वही फिल होगी। क्यों फिल होगी, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। एग्जामिनर क्या करता है, हमें उलझाने के लिए यहां प्लीज या काइंडली वर्ड है, इनको लिख के छोड़ देता है। अब देखिए सेंटेंस अगर मैं इसको हटा दूं या इसको रखूं तो फर्क क्या है। ये है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। इसका मतलब ये अपने आप में रिक्वेस्ट है ना। अब अगर चाहे मैं इसको प्लीज लगा के बोलूं तो भी ये रिक्वेस्ट है, और प्लीज ना भी लगाऊं तो भी ये अपने आप में क्या है, एक रिक्वेस्ट है।
मेरी बात को समझ रहे हो? ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ध्यान रखना, ऐसे काइंडली प्लीज लिखा हुआ आ जाएगा और आगे कोई भी सेंटेंस होगा और यहां आपसे वर्ब फिल करवा ले तो यहां जो वर्ब रहेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अगला और कहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशंस में। है ना, कंडीशनल्स, कुछ कंडीशंस है। यहां मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर उसके कुछ वर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है। मैंने लिखा इफ सी आई सेल बीट हर, और हमारी वर्ब है क्राई, CRY, क्राई हमारी वर्ब है, ठीक है। सेंटेंस है इफ सी आई सेल बीट हर। यहां हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि हमारे सेंटेंस में यहां क्या दिया हुआ है इफ, तो इसका मतलब यदि हमें मिले, चाहे इफ आ जाए सेंटेंस में, है ना, चाहे व्हेन आए, चाहे टिल आए, ठीक है, चाहे अनटिल आए, चाहे अनलेस आए, और चाहे आपको मिल जाए बिफोर। ध्यान रखना ये टाइम क्लोज है। क्या है कि यदि सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड यहां आ गया, आप इस एग्जांपल को देखिए। अब अपने को करना क्या है कि यदि अपने को इनमें से कोई भी वर्ड ऐसे मिल जाए, है ना, इफ इसके साथ ही है, इफ को अगर आप चाहो तो मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, इफ इसके साथ ही, ये एक एग्जांपल है इफ सी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि आपको सेंटेंस में एक साइड ऐसे दिख जाए इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, बिफोर ऐसे, और उस सेंटेंस में यदि आपको क्या दिख जाए सेल बीट या विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी विल या सेल प्लस वी फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या दिखाई देगा सेंटेंस में, एक साइड तो ये होंगे और दूसरी साइड आपको उसी सेंटेंस में दिखाई देगा विल सेल प्लस वी फर्स्ट। तो हम क्या समझ जाएंगे, हम इस एग्जाम्पल को माइंड में रखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, फिर हमें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो इफ सी, अब हमें दिखाई दिया क्या, इस सेंटेंस में क्या दिखाई दे दिया, सेल बीट। इसका मतलब मैंने यहाँ क्या कहा कि यदि आपको सेंटेंस में एक साइड इनमें से कोई भी वर्ड दिखाई दे जाए और दूसरी साइड आपको मिले विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां हमने देखा कि सेल बीट यानी विल सेल में से एक सेल आ गया और बीट आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब यहां हम क्या भरेंगे, तो यहां हम क्या भरेंगे, इनके साथ हमेशा हमेशा क्या आएगी, वी फर्स्ट या फिर एस या ईएस। इसका मतलब ये वही चीज है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अब इस सी के साथ क्या आएगा, अगर हमारी वर्ब है क्राई, तो यहां हम उसमें पढ़ के आ चुके हैं कि क्राई की जो सिंगुलर फॉर्म है वो क्या होगी, क्राइज होगी, है ना। क्यों होगी ये हम पहले उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। चलिए ठीक है, अब यहां हमें और क्या ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर क्या करेगा, इसको उल्टा पुल्टा कर देता है कई बार। कैसे, देखिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पे, आई सेल फिनिश माई वर्क टिल ही, और ये है ब्लैंक और ये हमारी वर्ब है कम। ठीक है, क्या है सेंटेंस कि आई सेल फिनिश माई वर्क, करिए इसको वर्क, आई सेल फिनिश माई वर्क टिल ही, और हमें भरनी है वर्ब। यहां हमें क्या देखना है, हमें ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, हमें क्या देखना है कि इस यहां सेंटेंस में क्या है, टिल। इसका मतलब इसमें हमारा जो वर्ड है वो क्या है, टिल, टिल है इसमें। अब हम समझ गए कि एक साइड टिल आ गया, इसका मतलब टिल आ गया, तो दूसरी साइड क्या है, विल सेल प्लस वी फर्स्ट। इसमें देखिए सेल फिनिश यानी विल सेल वी फर्स्ट आ गया ना। तो अब हमारी जो वी फर्स्ट है वो किसके साथ लगेगी, टिल वाली वर्ब है ना, उनके साथ लगेगी। तो इसका मतलब टिल से आगे जो भी है, तो इसका मतलब ही के साथ लगेगी क्या, कम्स। ये मैंने दो अलग अलग क्यों लिखे हैं, मेरा कहने का मतलब है यहां जो टिल वर्ड आ गया, ये वर्ड है ना, इनमें से कोई भी जहां भी आएगा उससे आगे लाइन लेंगे अपने, उससे आगे जो भी ब्लैंक होगा ना उसमें हम ये वर्ब फिल करेंगे, इस साइड नहीं आएंगे।
ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे इफ सी क्राइज ये इतना अलग वाक्य है और आई शेल बीट हर ये अलग है। अब एग्जामिनर क्या करता है ना, वो के शब्दों का हेर फेर करेगा। अब इस सेंटेंस में वो ऐसे लिख देगा कि आई शेल बीट हर इफ सी, और हमें कहेगा कि वर्ब भरिए। तो ध्यान रखना है कि ये क्राइज कहां भरी जाएगी, इनके साथ भरी जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म। इस एग्जाम्पल से ये बात हमें क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस है वो उल्टे पुल्टे घूम के भी आ सकते हैं। हो सकता है कि वी फर्स्ट इधर भरवा ले और कभी उस साइड में। हमें ध्यान रखना है इन शब्दों का, यदि ये है तो इनके साथ जो वर्ब रहेगी वो वी फर्स्ट या वी फर्स्ट के साथ एस वाली यानी प्रेजेंट सिंपल वाली रहेगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला और क्या यूज है ना। तो यहां याद रखना है और क्या है, प्रोवर्ब्स में, है ना। प्रोवर्ब्स में इनका यूज होता है जैसे फॉर्चून, द ब्रेव, है ना, मैन, मोर्टल। ये हमारे पास सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है फॉर्चून द ब्रेव। इसका मतलब फॉर्चून फेवर है ना, तो फेवर, फॉर्चून भाग्य, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। प्रोवर्ब एक कहावत है ना। इसका मतलब ये क्या आएगा, फेवर्स, क्योंकि भाग्य है वो सिंगुलर है, तो जो वर्ब है वो किस फॉर्म में आएगी, सिंगुलर में, और सिंगुलर में आते ही एस उसके साथ जुड़ जाएगा। सेकंड है मैन मोर्टल। ये अपने आप में एक अच्छा एग्जांपल है। इसको ध्यान से पहले अपन समझेंगे कि मैंने ये बी क्यों लिखा है। यदि आपको एग्जाम में इस टाइप से ब्रैकेट में बी लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि उस बी के कितने अर्थ हो सकते हैं। यानी अगर बी लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आ सकता है, एग्जामिनर का कहने का मतलब है कि यहाँ इज, एम, आर, वोज और वर, है ना, और कभी कभी बीन तक चला जाता है वो। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में इज, एम, आर, वोज, वर, इन पांच में से कोई एक वर्ड आएगा। कब? जब उसने ब्रैकेट में लिख दिया बी। इस बी का हमें ये मतलब निकालना होता है खुद। मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि मैन और है मोर्टल, है ना। अब आदमी अमर तो है नहीं, अमर है नहीं, सबकी मौत निश्चित है, हमें पता है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमारी प्रोवर्ब मान लो, चाहे आप इसको एक फैक्ट मान लो, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो इज, एम, आर है वो प्रेजेंट सिंपल में लगती है। इसका मतलब मैन है, सिंगुलर है, तो यहां क्या आया, इज। मैन इज मोर्टल। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका और कौन सा यूज है ना। ये देखिए कि फिक्स टाइम, फिक्स टाइम। यदि कोई सेंटेंस में फिक्स टाइम दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब वो सेंटेंस है वो वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस के लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि द नेक्स्ट बस एट 9 AM टुमारो मॉर्निंग। ध्यान से देखिए इसको कि द नेक्स्ट बस एट 9 AM टुमारो मॉर्निंग। अगर किसी ने कहा, मान लिया कि एक बस है, बस का फिक्स टाइम है, सुबह 9 बजे चलती है। आपने किसी से पूछा कि बस भाई साहब कब आएगी, तो उसने कहा कि अब अगली बस है वो कल सुबह 9 बजे निकलेगी। बात चलेगी टुमारो पर, अगले दिन। लेकिन बस का क्या है, टाइम है वो क्या है, फिक्स है। कितने, 9 AM, यानी अगले दिन टुमारो मॉर्निंग को 9 AM पे वो बस फिक्स है, वो निकलेगी तो निकलेगी। इसका मतलब जितने भी शेड्यूल्ड प्रोग्राम हैं जिनके हमें ऑलरेडी विद डेट विद टाइम जो शेड्यूल फिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे केस में जो वर्ब लगती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की लगती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? कैसे? देखिए द नेक्स्ट बस इज। अब जो बी वर्ब है हम अभी पढ़ के आए हैं कि बी आ जाए तो हम उसका अर्थ क्या क्या समझेंगे, है ना। इज, एम, आर, वोज, वर। तो इसका मतलब नेक्स्ट बस सिंगुलर है तो क्या लगना चाहिए, इज। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। क्या था कि मिस्टर शर्मा on 31st
दिसंबर 22 और वर्ब है रिटायर। मेरी बात को देखिए, अब हमें इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि 2022, हमें पता है फ्यूचर की बात हो रही है। बात कहां की हो रही है? फ्यूचर की। लेकिन हमारे पास क्या है? एक फिक्स डेट पड़ी है ना, कि 31 दिसंबर 2022 को मिस्टर शर्मा जी है वो अपनी सर्विस से रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब एक्शन भले फ्यूचर में होना है, लेकिन यदि हमें किसी चीज की फुल शेड्यूल विद डेट विद टाइम अगर हमारे पास कोई भी चीज ऑलरेडी है ना, यानी कोई फिक्स टाइम टेबल के साथ अगर कोई काम किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक काम में जो वर्ब लगती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की लगती है। तो इसका मतलब यहां क्या आएगा? रिटायर्स, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। यही हम टाइम और टेंस के कॉन्सेप्ट में चर्चा कर रहे थे। अब यहां जैसे एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लिया कि अपने बच्चों के स्कूल्स है, इनकी समर वेकेशंस है वो स्टार्ट हो गई, है ना, हो गई। अब फिक्स हो गया कि स्कूल है वो 1 जुलाई को लगेंगे। तो बच्चों को पता होता है जिस दिन उनकी छुट्टियां शुरू होती है उसी टाइम उनको पता होता है कि अब हमें 1 जुलाई को आना है, अब हमारे स्कूल वापस 1 जुलाई को खुलेंगे। इसका मतलब ऐसे केस में जो वर्ब रहती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की रहती है। क्यों रहती है ये हम चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा काम जिसका फिक्स टाइम टेबल रहता है, ऐसे प्रत्येक काम में जो वर्ब लगती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की रहती है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहां होता है और हम इस चीज को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगला, मान लिया कि हम बात करेंगे सिचुएशन की, कि यदि कोई भी सिचुएशन, है ना, यदि कोई परमानेंट सिचुएशन है, सिचुएशन हम दो प्रकार की यहां डिस्कस करेंगे, एक परमानेंट और दूसरी टेम्परेरी, है ना, कि परमानेंट सिचुएशन है तो क्या होता है और टेम्परेरी सिचुएशन है तो क्या होता है। तो यदि सिचुएशन है टेम्परेरी, यदि सिचुएशन है टेम्परेरी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है। मेरी बात को समझिए। और यदि कोई भी सिचुएशन है वो परमानेंट है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। क्या बात कर रहा हूं मैं, है क्या ये सिचुएशन? सिचुएशन है क्या? अब पहले एक एग्जांपल देता हूं, उसको समझिए, है ना। जैसे मान लिया आग जल रही है, आग सर्दियों का समय है, मान लिया आग जल रही है और अब आप क्या है कि अपने हाथ को सेकने उस आग के पास गए। अब आप उस आग के पास खड़े हैं, लेकिन क्या वो आपकी स्थिति, है ना, परमानेंट है क्या? नहीं है, वो क्या है? टेम्परेरी है। आप थोड़ी देर हाथ अपने सेकेंगे, उसके बाद आप उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब वो जो आपकी पोजीशन है वो क्या हुई? टेम्परेरी हुई। तो जब हम टेम्परेरी पोजीशन में किसी भी काम, यानी कोई भी वस्तु या हम कोई व्यक्ति किसी एक टेम्परेरी पोजीशन में रहता है, तो इसका मतलब वो जो वर्ब सेंटेंस लेता है वो कौन सी लेता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लेता है, यानी इज एम आर प्लस वी फर्स्ट आईएनजी लगती है। और यदि सिचुएशन रहती है परमानेंट, परमानेंट का मतलब कि मान लिया कि हमारा जो घर है, हमारा जो हाउस है, उसका फेस किसी का नॉर्थ में है, किसी का ईस्ट है, किसी का साउथ में है। इसका मतलब वो जो उसका जो फेस है, मकान का जो फेस है ना, अब क्या वो फेस टेम्परेरी है क्या कि अभी यहाँ है और 15 मिनट बाद में ऐसे घूम जाएगा? नहीं, इसका मतलब सिचुएशन, उसकी स्थिति क्या है? परमानेंट है ना। कोई सिटी है, कोई किसी रिवर के पास में, है ना, उस रिवर के किनारे पे बसी हुई है, इसका मतलब वो जो उस सिटी है उसकी जो स्थिति है वो क्या है? परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। मान लिया कि कोई एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना, द वॉशिंग इज हैंगिंग ऑन द वायर। क्या था ये? क्या था ये क्वेश्चन? कि मान लिया कि किसी ने कपड़े सुखाए, है ना, कोई एक डोरी बंधी हुई थी, तार बंधी हुई है, आपने उस पे कपड़े सुखा दिए। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें जो वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी। तो यहां हमें देखना पड़ता है, यहां हमें खुद सोचना पड़ता है कि वो जो वॉशिंग पर, यानी वो जो कपड़े अगर किसी तार पर सुखाए जा रहे हैं तो उनकी जो स्थिति है वो वहां परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी सिचुएशन में है। और ऐसे कोई भी वस्तु की अगर टेम्परेरी सिचुएशन रहती है तो ऐसे केस में वर्ब हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगती है। लेकिन
अगर सिचुएशन परमानेंट होती है तो जो वर्ब रहती है वो प्रेजेंट सिंपल की लगती है ना। चलिए एक एग्जांपल इसका लिख के देख लेते हैं। तो ही बाय द फायर, इसका मतलब वह आग के पास क्या है, खड़ा है ना। अब आप बताइए क्या उसकी जो वहां उसकी जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है। कोई व्यक्ति आग के पास खड़ा है तो वो टेम्परेरी सिचुएशन में परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है, वो वहां से हट जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, टेम्परेरी सिचुएशन है। तो टेम्परेरी सिचुएशन हो तो हमारी जो वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगती है। तो इसका मतलब ही के साथ क्या लगेगा, इज स्टैंडिंग। तो हमारी जो वर्ब है वो सी नंबर सही रहेगी। अगर हम बात करें परमानेंट सिचुएशन की तो आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे मान लिया कि लंदन स्टैंड्स ऑन द थेम्स, तो इसका मतलब लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे पे स्थित है। ये क्या हो गया, ये उसकी सिचुएशन है लंदन सिटी की, वो क्या होगी, परमानेंट हो गई। तो ठीक है, यही हम बात कर रहे थे सिचुएशन के बारे में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अगले, जैसे कि कोई भी लाइव क्रिकेट मैच या कोई भी क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं ना, तो उनकी जो कमेंट्री है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में चलती है। और इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है कि आप ये देखिए कि न्यूज़पेपर की जो भी हेडिंग्स है ना वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। तो हमने जितने भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अच्छे अच्छे रूल बनते थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उन सबको हमने यहाँ आज के वीडियो में डिस्कस किया था। कल मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना।